नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। तीर्थयात्रियों की हार्ट अटैक से मौत के मामले में अब 2 दिन थमने के बाद फिर से एक बार बढ़ोतरी शुरू हो गई है। बृहस्पतिवार को देर रात को यमुनोत्री धाम से लौट रहे एक तीर्थयात्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जबकि एक तीर्थयात्री की घोड़े से गिरने की वजह से मौत हुई। इस दौरान यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रियों की हार्ट अटैक से मौत का आंकड़ा अब 12 पहुंच गया है। तीर्थ यात्रा कर रहे यात्रियों की घोड़े से गिरकर चोटिल होने से भी मौत हुई है। ऐसे में गंगोत्री धाम में अब तक हार्ट अटैक से 3 लोगों की जान जा चुकी है। दोनों ही धामों में मौत का आंकड़ा 16 पहुंच चुका है। बृहस्पतिवार को यमुनोत्री धाम से दर्शन कर लौट रहे तीर्थयात्री प्रकाश चंद को राम मंदिर के पास ही सांस लेने की तकलीफ हुई। उन्हें उपचार के लिए जानकी चट्टी लाया गया। यहाँ चिकित्सकों ने प्रकाश चंद को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं बंदेली गार्ड पुलिस के पास ही घोड़े से गिरकर तीर्थयात्री बाबू प्रसाद चंपारण के निवासी घायल हो गए हैं। आपको ये भी बता दें कि उपचार के लिए जानकी चट्टी लाया गया था उन्हें, और यहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। थाना बड़कोट प्रभारी निरीक्षक गजेंद्र बहुगुणा ने बताया है कि शवों को फिलहाल परिजनों को सौंप दिया गया है। और उत्तरकाशी जिले में हर की दून ट्रैक के सैर करने आए आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर के रास्ते में ही मौत हो गई। प्रोफेसर के साथ कुछ छात्र भी साथ आए थे और प्रोफेसर की पहचान से जॉनसन व्हाइटफोर्ड के रूप में प्रोफेसर की पहचान हुई। छात्रों और प्रोफेसर्स का दल उत्तराखंड में ट्रैक करने आया था और इस मामले में जिलाधिकारी ने अब एसडीएम पुरवाला को घटनास्थल और अन्य जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। तो वहीं सूचना के बाद राजस्व और पुलिस की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये दल शुक्रवार सुबह ही तालुका से ट्रैक के लिए रवाना हुआ था। प्रोफेसर 2 छात्रों और गाइड के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही प्रोफेसर की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। और इस बीच उत्तरकाशी जिले मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर मनेरी डैम के पास भागीरथी नदी पर बीती आधी रात 12 बजे 7 स्थानीय मजदूर टापू में फंस गए हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से वैकल्पिक मार्ग बनाया गया और वो मार्ग बह गया है। इससे मजदूर टापू की दूसरी ओर फंस गए। तो वहीं करीब देर रात 12 बजे एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और 3 लोगों को टापू से रेस्क्यू किया गया। बाकी बचे लोगों को भी बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। साथ ही आपको बता दें कि एसडीआरएफ की तरफ से पोस्ट उलेजी के मुख्य आरक्षी महिपाल सिंह के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम बीती रात को सूचना पाकर तत्काल ही मौके पर पहुंची है। इस दौरान मनेरी डैम में भागीरथी नदी पर टापू में फंसे मजदूरों ने बताया है कि वो मनेरी में मजदूरी करते हैं, यहाँ डैम के पास रहते हैं और एसडीआरएफ की टीम ने भी रोप की सहायता से रिवर क्रॉसिंग पुल बनाकर अब तक 3 लोगों को टापू से रेस्क्यू किया है। साथ ही आपको बता दें कि बाकी बचे लोगों का रेस्क्यू भी जारी है और एक एक करके टापू से उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन भागीरथी नदी पर जारी है। तो वहीं उत्तराखंड के चंपावत जिले के पाची ब्लॉक में गुरुवार की देर रात को एक कार अनियंत्रित होकर खाई में समा गई। कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हरिद्वार से पार्टी आ रही थी, जो बाजार से 200 मीटर पहले खाई में गिर गई। हादसे में प्रदीप गहतोड़ी, बसंत गहतोड़ी, देव की देवी निवास ग्राम लाड़ा पाटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मंजू गहतोड़ी को बचा लिया गया और उन्हें अस्पताल रेफर किया गया है। हादसे में मां बेटे की भी मौत हुई और सीओ वीसी पंत ने बताया है कि यह घटना बीती रात करीब 1 बजे की है। मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। अब प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में नए शिक्षा सत्र से छात्र छात्राओं को अब 45 के स्थान पर 75 विषय पढ़ाए जाएंगे। ये कहना है उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का। उन्होंने कहा कि वेद, ज्योतिष और वैदिक गणित को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि नए विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एनके जोशी की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। कमेटी की ओर से पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए शिक्षाविदों से राय लिए जाने के बाद पाठ्यक्रम तैयार किया जा चुका है। तो वहीं उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम तय करने की स्वायत्ता है। पाठ्यक्रम के प्रस्ताव को कैबिनेट में लाए जाने के बाद
नए शिक्षा सत्र से इसके महाविद्यालयों में लागू किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों की बैठक में शिक्षकों और अधिकारियों को उनकी पदोन्नति के निर्देश भी दिए। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कुछ मामलों में शिक्षक और अधिकारियों की सीआर न आने की वजह से इसमें देरी हुई। अधिकारियों का यह भी कहना है कि शिक्षक से लेकर अधिकारी स्तर तक जल्दी ही पदोन्नति की जाएगी। और जिले में अब 2.10 लाख सफेद कार्ड और 15,000 गुलाबी राशन कार्ड धारक हैं, जबकि राज्य खाद्य योजना के तहत 1.5 लाख के करीब पीले राशन कार्ड धारक भी हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सफेद और अत्यधिक श्रेणी के तहत गुलाबी कार्ड की लिमिट पूरी हो चुकी है। दूध में सफेद राशन कार्ड की 2.10 लाख और गुलाबी कार्ड की लिमिट 15,000 है। लिहाजा नए आवेदन के लिए आवेदन किए जा रहे हैं और राशन कार्ड नहीं बन पा रहे। ऐसे में डीएसओ जसवंत कंडारी के अनुसार राज्य खाद्य योजना के तहत पीले राशन कार्ड पर 7.5 किलो अनाज प्रति परिवार दिया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सफेद कार्ड पर 5 किलो प्रति यूनिट और अंत्योदय श्रेणी के तहत गुलाबी कार्ड पर 35 किलो अनाज प्रति परिवार दिया जाता है। सचिवालय के 2 अफसरों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर भी कर दिए हैं। तो वहीं जलापूर्ति अधिकारी कार्यालय पहुंचे। दरअसल कई साल पहले इन अफसरों का राज्य खाद्य योजना के तहत पीला राशन कार्ड जारी हुआ था। जांच में यह भी पता चला कि दोनों अफसरों ने राशन नहीं लिया है। सरकारी अधिकारी होने के नाते वो इस योजना के तहत अपात्र थे। इसी कारण उन्होंने राशन कार्ड सरेंडर करने की इच्छा जताई है। दोनों ही अफसर सचिवालय में तैनात हैं और इधर जलापूर्ति अधिकारी जसवंत कंडारी के अनुसार कई लोग राशन कार्ड सरेंडर करने आ रहे हैं। अपात्र लोगों को खुद ही कार्ड सरेंडर करना चाहिए ताकि पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके। सफेद कार्ड बनाने को काट रहे चक्कर सफेद राशन कार्ड बनवाने के लिए अब भी कई लोग डीएससी कार्यालय पहुंच रहे हैं। आपको बता दें करीब 1,000 लोगों ने आवेदन किया। कुछ लोग अभी भी पीला राशन कार्ड बनवाने के लिए मजबूर हैं। तो बात करें चारधाम यात्रा की, तो अब चारधाम यात्रा में मदद के लिए केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ की टीम भेज दी है। ये टीम केदारनाथ और यमुनोत्री मार्ग पर यात्रियों को पेश आने वाली दिक्कतों को दूर करने में मदद करेगी। किसी भी तरह की दिक्कत होने पर यात्रियों को तत्काल ही दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बताया है कि चारधाम यात्रा में पहली बार केंद्र सरकार की ओर से एनडीआरएफ की टीम भेजी गई है और अब केंद्र की एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम किसी भी स्थिति में निपटने के लिए हमेशा मुस्तैद रहेंगी। यात्रा अब पूरी तरह से व्यवस्थित हो चुकी है और शुरुआती दिनों में आमतौर पर भीड़ अधिक होती है, खासतौर पर यात्रा शुरू होने के दिन जब श्रद्धालुओं की संख्या हमेशा ज्यादा होती है। अब श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रित करने के लिए सिस्टम तैयार कर लिया गया है। धामों में श्रद्धालुओं के आने के लिए एक निर्धारित संख्या तय की गई है। साथ ही इस तय संख्या के बाद श्रद्धालुओं के पंजीकरण नहीं हो रहे, बल्कि आगे की तारीख के लिए पंजीकरण कराए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को धामों में सुविधा मुहैया कराई जा सके, इसके लिए उनके स्वास्थ्य रहने के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। यहाँ आपको बता दें कि चारधाम यात्रा 2 साल बाद शुरू हुई है। कोरोना के कारण सीमित संख्या में ही यात्रा चली और वही वजह है कि इस बार श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। और उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव 10 जून को होगा। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की खाली सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम भी जारी कर दिया है और उत्तराखंड विधानसभा में 47 सदस्यों के साथ सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी का पलड़ा काफी भारी है। आपको बता दें कि पार्टी राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए नामों के पैनल पर मंथन कर रही है। बृहस्पतिवार को ही चुनाव आयोग ने राज्यसभा की सीटों के कार्यक्रम भी जारी किए। कार्यक्रम के अनुसार 24 मई को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। 31 मई को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख होगी। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 3 जून तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे और 10 जून को मतदान रखा गया है। मतदान सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक रहेगा और उसी दिन मतदान होगा। 13 जून को चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट के लिए उत्तराखंड विधानसभा में चुनाव होगा। आपको बता दें कि विधानसभा में सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी 27 विधायक भाजपा के हैं यहाँ पर, जबकि कांग्रेस के 19 विधायक हैं। 2 विधायक बसपा के हैं और 2 निर्दलीय हैं। इस हिसाब से राज्यसभा में चुनाव का पलड़ा भाजपा का ही भारी नजर आ रहा है। तो वहीं भाजपा राज्यसभा सीट के लिए जल्द नामों का पैनल भी भेजेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मुताबिक पैनल पर मंथन जारी है। जल्द ही पैनल तैयार कर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेज दिया जाएगा।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में 808 मोहल्लों और बस्तियों में गर्मियों में पानी का संकट पैदा हो गया है। यहाँ पेयजल विभाग ने पेयजल निगम और जल संसाधन के माध्यम से बड़े पैमाने पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाने का काम तेज कर दिया है। शासन ने इसके लिए निगम और जल संस्थान के आला अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियमित किया और गर्मी बढ़ने के साथ ही पेयजल की आपूर्ति लड़खड़ाने लगी। कुल 375 पेयजल योजनाएं संकट में हैं, तो वहीं इनमें से 46 शहरी और 329 ग्रामीण क्षेत्र हैं। कुल 274 शहरी और 534 ग्रामीण शहरों के मोहल्लों और बस्तियों के लोग पेयजल के लिए परेशान होने लगे हैं। विभाग ने यहां पर 71 पानी से टैंकरों के साथ ही किराए के 208 टैंकर से जलपूर्ति शुरू की है। साथ ही पेयजल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गर्मियों के इस सीजन में करीब 103 करोड़ रुपए से अधिक खर्च के हो चुके हैं और इस खर्च से संकट दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के लिए 114 जनरेटर भी लगाए गए और पिछले 1.5 महीने में 56 नए हैंडपंप लगाने का काम तेजी से जारी है। इसमें शहरी क्षेत्रों को 14 और ग्रामीण क्षेत्रों को 42 हैंडपंप देना शामिल है। इसी प्रकार से विभाग की ओर से करीब 58 हैंडपंपों को कोरा पंप डालकर पेयजल आपूर्ति के लिए तैयार किया जा रहा है। जल संसाधन में ऐसे गांवों में खच्चरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति भी शुरू की गई है, जहां सीधे सड़क से पानी का टैंकर नहीं जा सकता। साथ ही आसपास के पेयजल स्रोतों से जल संसाधन की टीम यहां पानी पहुंचाने का काम कर रही है। गर्मियों में पेयजल संकट दूर करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन पर शासन के 2 नोडल अधिकारी बनाए गए। इनमें से एक पेयजल निगम और एक जल संसाधन का अधिकारी शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि अब ये आपसी समन्वय से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था बनाने में जुट गए हैं। और यूपी में ताबड़तोड़ दौरों के बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य फिरोजाबाद पहुंचे। उन्होंने बारीकी से यहां निरीक्षण तो किया ही, बल्कि युवाओं को खेल स्टेडियम की सौगात भी दी। क्या कुछ खास रहा उप मुख्यमंत्री के इस दौरे में, देखिए इस रिपोर्ट में। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत उबाटी पहुंचे, जहां उन्होंने 39,94,000 की लागत से बने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का फीता काटकर उद्घाटन कर क्षेत्र के लोगों को समर्पित किया। इस स्टेडियम की खास बात ये रही कि ये 1.5 एकड़ में बनाया गया है और स्टेडियम इस प्रकार से निर्मित है कि इसका उपयोग लगभग 35,000 की जनसंख्या कर सकती है। साथ ही स्टेडियम के अंदर बना ओपन जिम इसे और भी खास बनाता है। गौरतलब है कि पूर्व में स्टेडियम में खेलकूद प्रतियोगिताएं भी कराई गई हैं। तो उससे प्रदेश भी, जिला भी, सब लोग खुशी से झूम उठते और अनेक सौगातों की बरसात उस खिलाड़ी के ऊपर सरकारों के माध्यम से, तमाम सारे समाज के संगठनों के माध्यम से किया जाता है। मुझे लगता है कि ये स्टेडियम बना देना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, स्टेडियम का उपयोग किया जाए ये महत्वपूर्ण है। ऐसे भी मैं जानता हूं, अभी मैं आ रहा था, देख रहा था नहर में पानी है, बड़ी संख्या में बच्चे नहर में नहा रहे हैं कि तैर रहे हैं कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनकी अलग एक्सरसाइज होती रहती है। मैं भी गांव वाला हूं, इसलिए गांव का होने के नाते 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ प्रतियोगिताएं शामिल हैं। तो वहीं इस दौरान स्टेडियम की 4 दीवारी पर उत्तर प्रदेश सरकार की लाभार्थिक योजनाओं को प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम पंचायत डाहिनी में प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया गया। सभी छात्राओं से संवाद कर शिक्षा के संबंध में जानकारी ली गई। साथ ही ये भी पूछा गया कि मेन्यू के अनुसार जो भोजन बनाया जाता है या नहीं। 6 लोग, कितने बच्चे हैं? बच्चे 2। आज क्या बना है? तहरी। हमको खिलाओगी? अभी हम लगातार ये रोज इसको पहनती हूँ, आज मुझे लग रहा है नया नया पहना दिया गया। आज नहीं आई है, कल आई है। और पहले रखी पुरानी तो अच्छा, पुरानी। तो 6 रसोईया हो यहाँ पे। अच्छा, तो
आज तहरी, आज कौन सा दिन है? बुधवार। बुधवार को तहरी और बृहस्पतिवार को क्या खिलाओगी? खाना। तो उसके बाद भोजन की गुणावृत्ति जांच भी की गई, जो कि ठीक पाई गई। विद्यालय का परिसर भी साफ सुथरा दिखाई दिया। हालांकि इन सबके बीच रसोइयों से भी संवाद कर समय से मानदेय मिलने का सवाल भी पूछा गया, जिस पर उन्होंने अपना मानदेय 1500 रुपए बढ़ाने का अनुरोध किया। इस दौरान कोई डरना मत, ठीक है? सरकार गरीबों के साथ रहती है। अभी हम लोग आपका मानदेय बढ़ के मिलने लगा कि नहीं मिलने लगा? 1500 रुपये। 1500 मिल रहा है, अभी और बढ़ाने वाले हैं, ठीक है? अब ये दिन में हो तो का है सर, जो बताओ मजूरी तो मजूरा ही है, हम लोग गरीब आदमी है, 1500 तक का है रहा। कब तो है। उप मुख्यमंत्री तीसरे कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने राशन की दुकानों का स्थानीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय राशन डीलर और जिला पूर्ति अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक और अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित मिले, जिन्हें मानक के अनुसार पूरी मात्रा में खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जिसके बाद उप मुख्यमंत्री मंडी परिसर में गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण करने रवाना हुए। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री द्वारा गेहूं क्रय केंद्र मंडी समिति शिरोहाबाद का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय जिला खाद्य विपणन अधिकारी, साथ में और भी कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही किसानों और स्थानीय लोगों से भी उन्होंने बातचीत की, जो सरकारी योजनाओं से क्रियान्वयन से संतुष्ट पाए गए। जो खामियां मिली हैं उनके लिए निर्देश दिए गए हैं। जो लापरवाही करेगा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। हमारा लक्ष्य यही है, सरकार की मंशा यही है कि जो भी योजना सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है, उस योजना का लाभ जिनके लिए तय किया गया है, भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से उनको लाभ मिले। तो वहीं इसके बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पंचायत भवन का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम पंचायत चितावली विकास खंड आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सुचेता कृपालिनी पंचायत भवन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सचिव और पंचायत सहायक उपस्थित मिले। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने निकले। ग्राम पंचायत वासुदेवी मई आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी कार्यत्री, सहायक आंगनबाड़ी कार्यत्री समेत विकास खंड परियोजना अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री यहां पहुंचकर पहले आंगनबाड़ी केंद्र में लाभार्थियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। फिर आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाओं की संख्या पूछी गई। साथ ही उप मुख्यमंत्री द्वारा 5 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म की गई। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ शिशुओं को अन्य प्रश्न भी किया गया। दिन भर के निरीक्षण के बाद उप मुख्यमंत्री अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ सरकार की योजनाओं के तहत कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया। का मामला नहीं है, हमारे ग्राम प्रधान कहाँ है? हाँ, ये दोनों तुरंत यहाँ पे साहब हमें तो 7 महीना आएगा, बहुत परेशान है हम लोग। देखो इनका 2021 का मामला समाधान करो, तो जो दोषियों कार्रवाई करो। का मामला एसएसपी साहब है, मैंने उनको बताया वो करेंगे। सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को समस्याओं से दुरुस्त कर उपभोक्ताओं और सहूलियत प्रदान करने के आदेश दिए गए। वहीं सर्वाधिक लाइन लॉस वाले क्षेत्रों में टीम बनाकर फोर्स के साथ प्रवर्तन की कार्रवाई सहित जनता से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर एक-एक करके समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।